नमस्कार, एक बार पुनः आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम इस चैनल पर हिंदी पढ़ते हैं और हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम उपसर्ग बिंदु को ले रहे हैं कि आखिर उपसर्ग किसे कहा जाता है, उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं और उपसर्ग की प्रयोग करके हम किस प्रकार से नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। उपसर्ग किसे कहते हैं? वो शब्दांश, ऐसे शब्दांश जो किसी भी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, या मैं यूं कहूं कि नए शब्द का निर्माण कर देते हैं। ऐसे ही शब्दांशों को उपसर्ग कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे ये उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, उनको कितनी श्रेणी में बांटा गया और क्यों बांटा गया है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हिंदी भाषा की जननी भाषा संस्कृत है। हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव जो संस्कृत भाषा से हुआ है और संस्कृत भाषा से जो उपसर्ग हम हिंदी भाषा में प्रयोग में लेते हैं उन्हें तत्सम उपसर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। और हिंदी भाषा के स्वयं जो उपसर्ग हैं, हिंदी भाषा के खुद के जो उपसर्ग हैं, वो तद्भव उपसर्ग के अंतर्गत रखे जाते हैं। और आपको पता है कि हिंदुस्तान के ऊपर, भारत के ऊपर मुस्लिम आक्रांताओं ने और अंग्रेजों ने कई साल आक्रमण किए और अपना गुलाम बनाए रखा। तो हमारी भाषा के अंतर्गत उर्दू, अरबी और अंग्रेजी का प्रभाव देखने को मिलता है। अतः तीसरी जो श्रेणी है वो है आगत या विदेशी भाषा के उपसर्ग, जिसके अंतर्गत अरबी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा के उपसर्गों का जब हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं तो वो इसी श्रेणी में रखे जाते हैं। तो मूलतः तीन श्रेणियां हैं। प्रथम तत्सम अर्थात संस्कृत से लिए गए उपसर्ग, दूसरी तद्भव अर्थात हिंदी के खुद के उपसर्ग, और तीसरी श्रेणी आगत या विदेशी भाषा के उपसर्ग, जो हम अरबी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा से जो उपसर्ग हम हिंदी में प्रयोग में लेते हैं वो उसी श्रेणी में आते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ एक विशेष बात कि एक शब्द के अंतर्गत एक या एक से ज़्यादा उपसर्गों का प्रयोग भी किया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि तत्सम उपसर्ग जो है उनकी श्रेणी के अंतर्गत मैं विभिन्न प्रकार के उपसर्ग आपको बता रहा हूँ। आप स्क्रीन पे देखिए। इन उपसर्गों के आगे उस उपसर्ग का किस अर्थ में प्रयोग होता है वो अर्थ दिया गया है, और उसके बाद में उस उपसर्ग के प्रयोग से किस नवीन शब्द का निर्माण हुआ है ये इस टेबल के अंदर दिखाया गया है। आप इनको बार बार पढ़िए, समझिए और जानने का प्रयास करिए। इस टेबल के अंदर दिखाया गया है। आप इनको बार बार पढ़िए, समझिए और जानने का प्रयास करिए। इसके बाद द्वितीय श्रेणी जो है वो तद्भव उपसर्ग की है। इसमें देखिए, स्क्रीन पे आप देख सकेंगे मुख्य उपसर्ग जो भाषा में आमतः अधिकतर जिनका प्रयोग होता है वो इस प्रकार से हैं। तीसरी जो श्रेणी है वो आगत या विदेशी भाषा के उपसर्ग हैं। उर्दू, अरबी और अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग हैं। इनकी भी टेबल दी गई है, किस अर्थ में प्रयोग होता है, उससे नए शब्द कौन से बनते हैं, ये सभी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस श्रेणी में इन शब्दों को आप आसानी से समझ सकते हैं और किस प्रकार से इनका भाषा में प्रयोग हो रहा है ये आप जान पा रहे हैं। जब भी हम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले उपसर्ग आता है, उसके बाद में मूल शब्द आता है और उसके बाद में उसका नया शब्द आता है। क्या गणितीय भाषा में मैं कहूँ तो उपसर्ग प्लस मूल शब्द इक्वल टू या बराबर नया शब्द, अर्थात उपसर्ग सबसे पहले आएगा, उसके बाद में उसका मूल शब्द आएगा, उसके बाद में नया शब्द आएगा। कई बार आपकी जो परीक्षा है उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें या तो उपसर्ग को मूल शब्द से अलग करना होता है, या उपसर्ग से नया शब्द बनाना होता है, या उपसर्गों को पहचानना होता है। कुल मिलाकर इसी प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं। तो बहुत सरल सी बात है। जैसा कि मैंने कहा, उस शब्दांश का स्वयं में स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। तो आप सबसे पहले तो आप जो पहला हिस्सा है जिसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं हो सकता उसको आप अलग करिए, या मैं यूँ कहूँ कि दूसरा हिस्सा जिसका अर्थ होता है उसको आप अलग कर दीजिए। बाकी जो हिस्सा बच जाता है और जो स्वतंत्र इसका प्रयोग नहीं होता है वही उपसर्ग है। उपसर्ग को पहचानने का बिल्कुल सही सा तरीका यही है कि मूल शब्द को अलग कर दो, जो बाद वाला हिस्सा है, नए शब्द का बाद वाला हिस्सा है, या मैं ये कहूँ उपसर्ग युक्त शब्द का जो
बाद वाला उपसर्ग युक्त शब्द का जो सेकंड पार्ट है, दूसरा हिस्सा है, उसको आप अलग कर दोगे, और जो पहला वाला हिस्सा होगा वो उपसर्ग है, और दूसरा वाला जो मूल शब्द है, इसका मूल शब्द है और उसका स्वतंत्र प्रयोग हो सकता है। अंत में आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपकी पाठ्य पुस्तक में जितने भी आपके पाठ हैं उनमें से कुछ चुनिंदा शब्द लिए गए हैं जिनमें उपसर्गों का, विभिन्न प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया गया है। वो आप अपनी कक्षा कार्य की कॉपी में लिख लें, क्योंकि जब भी परीक्षा का प्रश्न पत्र बनाया जाता है तो एक अध्यापक ये प्रयास करता है कि पाठ्य पुस्तक की भाषा, उसके शब्दों में से ही प्रश्न निकाला जाए, तो आपको उस वक्त बहुत मदद मिलेगी। इसलिए ये ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लीजिए। मूल शब्द है वो अलग कर दीजिए, सीधा सा हिसाब है, बहुत सरल सा है उपसर्ग को पहचानना। उपसर्ग पहला हिस्सा उसको अलग करो, जिसका शब्दांश का स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता वो उपसर्ग है। दूसरा जिसका अर्थ है और स्वतंत्र प्रयोग किया जा सकता है वो मूल शब्द है। मैं उम्मीद करता हूँ कि उपसर्ग से संबंधित जो मैंने जानकारी आपको दी है वो आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपको कोई भी चीज़, कोई भी बिंदु समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।